their mark. Please receive this. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 3 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग से मुतल्लिक। तकरीबन हर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से ढेर सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं कि रूस और यूक्रेन जंग पर लाजमी बात किया करें। तो तमाम तर इंपॉर्टेंट खबरें जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह से रह गई हैं वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर लूँगा। वीडियो आपने देख ली होगी, इंट्रो के अंदर मार्क रुता ये नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं। इनको आपने पहले भी मुतअद्दिद मरतबा देखा होगा। ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब नेटो के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर इन्होंने एक नए जोश और जज्बे के साथ इन्होंने जिम्मेदारियां संभाली हैं और यूक्रेन मिशन में एक नई जान डालने की इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। नेटो का सेक्रेटरी जनरल बनने के फ़ौरन बाद इन्होंने ये कहा कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो यूक्रेन रहेगी फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और नेटो का सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद इन्होंने पहला दौरा भी यूक्रेन का किया नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पर, लेकिन यूक्रेन के सदर ने पुरानी जो मुतालबात की लिस्ट है वो निकाल कर लहरा दी और नए सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया कि जो पुराना सेक्रेटरी जनरल था उसने मेरे ये मुतालबात जो हैं वो मंजूर नहीं किए, तो क्या आप मंजूर करेंगे। बहुत डिसाइसिव और टफ सिचुएशन में नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क बने हैं, तो क्या ये यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि क्या यूक्रेन के सदर का मुंह ये बंद करने में जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वो कामयाब होंगे। अब ये सिचुएशन ऐसी है, ये वक्त ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को नेटो की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं यूरोप के अंदर और रशिया की स्ट्राइक्स हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हर आए दिन के साथ रशिया की जानिब से टारगेट किया जाता है। ऑल ओवर यूक्रेन जो यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स हैं उनको रशिया टारगेट करता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, असलहे गोले बारूद को टारगेट करता है। और जहां तक ताल्लुक है फ्रंट लाइन्स का, तो वोलेदार जो बहुत इंपॉर्टेंट की टाउन जिसकी लड़ाई सालों से चल रही थी, अब वोलेदार को भी रशिया ने कंट्रोल कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ की ये खबर है और यूक्रेन ने भी एडमिट कर लिया कि हम अपनी फौजों को पीछे हटा रहे हैं क्योंकि असलहा गोला बारूद बहुत लेट मिलता है हमारे इत्तेहादियों की जानिब से। आपको मालूम है कि हार का मलबा, शिकस्त का मलबा जो है वो अपने इत्तेहादियों पर डालता है यूक्रेन का सदर। इसके इत्तेहादी इसको असलहा प्रोवाइड नहीं करते और आजकल तो एक नया इत्तेहादी भी आ गया है यूक्रेन का स्क्रीन के ऊपर और वो नया इत्तेहादी नन अदर देन नरेंद्र मोदी। भारत, आपको याद होगा कि भारत का जो गोदी मीडिया है वो इस जंग के स्टार्टिंग डेज में इस तरह की रिपोर्टिंग करता था कि पाकिस्तान का असलहा यूक्रेन को मिल रहा है, इस रास्ते से मिल रहा है, उस रास्ते से मिल रहा है। और यही भारत, मैं आपको बता दूं कि इसका असलहा यूक्रेन को मिल रहा है और ये पक्की ठक्की रिपोर्ट्स हैं, कोई इस तरह गोदी मीडिया की जो घड़ी घड़ाई रिपोर्ट्स होती हैं जो पाकिस्तान से मुतल्लिक इस तरह की रिपोर्ट्स नहीं है। बल्कि नरेंद्र मोदी के कुछ मूड्स भी ऐसे लग रहे थे, कुछ उनका टिल्ट भी ऐसा लग रहा था जब उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया, यूक्रेन के सदर को झप्पियाँ डाली और अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का सेशन हुआ उसकी साइडलाइंस पर भी इन्होंने यूक्रेन के सदर को झप्पियाँ डाली। तो इनका ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें अमेरिका की जानिब से कोई पैगाम मिल चुका है या फिर बांग्लादेश वाली एपिसोड देखकर नरेंद्र मोदी जो हैं वो घबरा गए हैं। तो अब ये खबरें हैं कि भारत का असलहा बरास्ता यूरोप जो है वो यूक्रेन को मिल रहा है। चेकिया जो यूरोप का कंट्री है उसको बेसिकली भारत ने असलहा फ़रोख्त किया और चेकिया के थ्रू और दीगर कंट्रीज़ के थ्रू जो असलहा है भारत का वो यूक्रेन को मिला और फिर फ्रंट लाइन्स के ऊपर पहुंचा, फिर इस्तेमाल हुआ, फिर उसके एविडेंस, वीडियो एविडेंस और तस्वीर जो हैं वो मीडिया के सामने आ गई और रशिया के एक ऑफिशियल ने, अब भारत ने तो डिनाई किया, भारत के जो वुज़रा हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने डिनाई किया कि हम यूक्रेन को कोई नहीं दे रहे असलहा, लेकिन रशिया के ऑफिशियल्स ने, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने मीडिया से नाम ना बताए जाने की शर्त पर यह कहा कि इतने काके तुम भी नहीं हो, क्या तुमने अगर यूरोपियन कंट्रीज को असलहा बेचा तो क्या ये मुआहिदा किया था कि हमारा असलहा तुमने यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं करना, और अगर ये मुआहिदा नहीं किया था तो तुम इनडायरेक्टली यूक्रेन को असलहा दे रहे हो। अब रशिया और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो इन चंद माह के दौरान
जब से नरेंद्र मोदी झपियां पपियां कर रहे हैं यूक्रेन के सदर के साथ, तो रशिया और भारत के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा जो हैं वो सॉलिड नहीं रहे। बहरहाल रशिया और भारत की जो दोस्ती है वो काफ़ी पुरानी है, और ये जो क्रैक्स हैं इनको भारत की जानिब से दूर भी किया जा सकता है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को जो रशिया, जो असलहे को लेकर रशिया के जो कंसर्न्स हैं उनको भारत की जानिब से दूर भी किया जा सकता है। बहरहाल टू कट द स्टोरी शॉर्ट, ये जो असलहा गोला बारूद है, चाहे यूरोप का है चाहे भारत का है, तो ये कोई काम नहीं आ रहा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्हें फ्रंट लाइन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा शिकस्त का सामना है। अब जब मार्क रूता ने दौरा किया यूक्रेन का और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ खड़े होकर इन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और किस तरह की इंट्रोडक्शन में इन्होंने किस तरह की बातें की हैं जो नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल हैं, ये पहले इनका इंट्रो सुन लें, उसके बाद सहाफ़ी का सवाल बड़ा मज़ेदार लगेगा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, dear Volodymyr, thank you for your warm welcome. This is now my 5th time in Ukraine since the full onslaught of Russia started in February 2022. Together we visited Odessa, we visited Kharkiv, and obviously we had numerous meetings here in Kyiv. But this is my first time here as NATO Secretary General. And it was important to me that I come to Ukraine at the start of my mandate to make crystal clear to you, to the people of Ukraine, and to everyone watching, that NATO stands with Ukraine. As the new NATO Secretary General, it is my priority and my privilege to take this support forward, working with you to ensure that Ukraine prevails. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूता, जिन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी जनरल बनने के फौरन बाद मैंने दौड़ लगाई है, और ये मेरा वैसे तो 5वां दौरा यूक्रेन है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से ये मेरा पहला दौरा यूक्रेन, और किसी भी मुल्क का बहैसियत नेटो के सेक्रेटरी जनरल ये मेरा पहला दौरा है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये अलामती दौरे तो हम थक चुके हैं, ये तो दर्जनों क्या सैकड़ों हो चुके हैं यूक्रेन के दौरे, आप ये बताएं कि मुतालबात जिसकी फहरिस्त यूक्रेन के सदर ने निकाल कर आपको दिखाई है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, पुराने मुतालबात हैं, आप नए चीफ हैं, तो इन पुराने मुतालबात को क्या आप मंजूर करेंगे? स्पेशली जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो लॉन्ग रेंज वेपन है नेटो का, वो डीप इनसाइड रशिया यूक्रेन इस्तेमाल करना चाहता है, तो इस सवाल का आप जवाब दे दें। तो नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। News. Firstly, to the Secretary General, your first visit here as Secretary General of NATO. People, of course, in Ukraine don't want symbolic visits; they want concrete steps. Looking ahead to Ramstein, do you think we can expect some key decisions? For example, permission for Ukraine to use long-range Western-made missiles on military targets inside Russia, or do you think that permission just isn't going to come? Well, to your first question, President Biden called that meeting at the leaders level, and I think that's particularly important that we have that meeting on Saturday, October the 12th, in Ramstein with allies and of course with Ukraine. More particularly focusing on your question on restrictions or lifting of restrictions for the long-range strikes. Let me say a couple of things. First of all, Ukraine obviously has the right to defend itself. And international law here is on the side of Ukraine, meaning that this right does not end at the border. And Russia is pursuing this illegal war. And that means that targeting Russian fighter jets and missiles before they can be used against Ukraine's civilian infrastructure can help save lives. The only country here that has crossed a red line is not Ukraine, it is Russia, by starting this war. At the same time, it is up to each ally to determine its support for Ukraine. And I know some of these discussions are ongoing, but in the end, that's not for NATO. That's up for each ally to decide what restrictions are there on the weapons they deliver to Ukraine. सहाफ़ी के पुराने सवाल पर नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल का पुराना जवाब आपने सुन लिया। नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल ने ये कहा कि 12 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई है अमेरिका के सदर जो बाइडन ने,
اور اس میں یہ مدعا جو ہے لانگ رینج ویپنز کو ڈیپ انسائڈ رشیا استعمال کرنے والا، اسپیسیفکلی اس پر بات کی جائے گی۔ بہرحال نیٹو کے نئے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یہ ہر ملک کا اپنا اپنا فیصلہ ہوگا، تو پھر تم نے یہ الائنس کیوں بنایا ہوا ہے؟ جب ہر ملک نے اپنا اپنا فیصلہ کرنا ہے تو پھر علیحدہ ہو کے فیصلے کر لو۔ بہرحال یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یہاں پر جو اختتام پر بات کی ہے، صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی جنگ اگنور ہو کے رہ گئی، کوئی نہیں بات کر رہا، آپ کی جنگ پر مشرق وسطیٰ پر فوکس ہے آپ کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اگنورنس کی وجہ سے یا پھر جو اٹینشن ہے وہ آپ کے اتحادیوں کی، اسپیشلی امریکہ کی، وہاں پر ڈائیورٹ ہونے کی وجہ سے آپ جنگ ہار بھی سکتے ہیں؟ تو یوکرین کے صدر نے کیا جواب دیا یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I don't want to get too much in depth on which other weaponry we need. The partners know all that. They have all this information. As regards the Middle East, I cannot say that this or that tragedy or war distracts. That would be simply not just to speak this way because of the threats in other parts of the world, in other continents. That is a great sorrow. The shellings, the fact that there are no massive murders and that the missiles were destroyed, thanks God that it happened this way. Thanks God there are allies who defended the people in Israel. Undoubtedly, we want people not to forget about Ukraine, but the best way to not forget about Ukraine is to provide weaponry, to provide respective permissions, it seems to me, and to help down, by the way, the very same Iranian missiles and drones, to shoot them down just as they are being shot down in the skies of Israel, to shoot them down above Ukraine. It seems to me that is the best way to support Ukraine. گفتگو آپ نے سنی یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی، جنہوں نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی تنازع کی وجہ سے کسی دوسرے تنازع سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ اٹینشن یہاں پر بھی ہے ہمارے اتحادیوں کی، اور دونوں جگہ پر تنازعات ہیں۔ اور یوکرین کے صدر نے بہرحال انہیں ایک بات یاد آ گئی اس سوال پر، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل والا جو ڈیفنس ہے وہ مجھے پرووائڈ کر دیں میرے اتحادی۔ میں کب سے کہہ رہا ہوں، اب تو سیکرٹری جنرل بھی بدل گیا لیکن میرے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے۔ مطالبات تو میرے بھائی آپ کے تسلیم نہیں کیے جائیں گے جب تک امریکہ کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے امریکہ کے جو صدارتی انتخابات ہیں ان کا فیصلہ جب تک نہیں ہو جاتا، سارا فوکس آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ہے، اور ایک فیصلہ چاہے ٹرمپ آ گیا یا پھر کملا ہیرس آ گئی تو یوکرین پالیسی کو لے کر جو ہے وہ 100% تبدیل ہو جائے گی یوکرین پالیسی۔ اب یوکرین کے صدر کوشش تو بہت کر رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو کسی طرح مروا دیں، کوئی اس طرح کا کام کر دیں کہ ٹرمپ آ ہی نہ پائے۔ پھر امریکہ کے ادارے بھی لگے ہوئے ہیں، پھر رشیا بھی لگا ہوا ہے، اور بڑا صہیونی بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے صدر بن جائے۔ لیکن کملا ہیرس کا گراف میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی اوپر ہے، اور چانسز یہی نظر آ رہے ہیں ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ کملا ہیرس جو ہیں وہ امریکہ کی صدر، ان اداروں کی یا پھر یوکرین کی مدد سے کملا ہیرس جو ہیں وہ امریکہ کی صدر بن جائیں گی۔ اور اگر کملا ہیرس امریکہ کی صدر بن گئی تو پھر یہ جو نیٹو کا نیا سیکرٹری جنرل ہے اس کی کوئی ورتھ ہے، ورنہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کے صدارتی انتخابات پر۔ اس جنگ کا جو فیوچر ہے وہ ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کے صدارتی انتخابات پر بھی نظر رکھیں گے، اور یوکرین جنگ پر بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن فوکس اگین مشرق وسطیٰ پر رہے گا۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔